हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बहुत ही शानदार होंगे आप लोग। तो देखिए, शुरुआत की थी हम लोगों ने जिस टॉपिक की, बिल्कुल जीरो से कोशिश की है हमने आपको समझाने की चीज़ें बहुत ही, एक कह सकते हैं अलग तरीके से, कि कैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। बस यही प्रयास है हमारा, है ना। क्योंकि चीज़ें जितनी आसानी से हो सकती है उतनी आसान करने की कोशिश रहती है। तो चलिए देखिए, इसके पहले मैप से सारी चीज़ें उसमें आपको समझ में आ गए होंगे। हमने भारत का जो ऊपरी वाला क्षेत्र है ना, ऐसे कुछ नक्शा बनाया था हमने। ये नक्शा यार हमसे बनता नहीं है, ये ऐसे करके कुछ, है ना, ऐसे करके ये चीज़ें ऐसे था ना यहाँ पे। ये सारी चीजें मैप पे हमने आपको बताई कि कहाँ से सिंधु नदी का उत्पन्न होता है, कहाँ से भारत में आती है, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, कितनी चीजों क्या क्या कैसे क्या हुआ, पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करते हैं, जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं। पुराना नाम इसका हिंडन है। हड़प्पा सभ्यता में आप इसको पढ़ेंगे ही, सिंधु नदी को। तो सारी चीजें हमने आपको समझा दी थी। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट लिखना है ना, कि जैसे होता है कोचिंगों में कि सर बोलेंगे आप पूरा पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट अगर आपको लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक पॉइंट आप बोर्ड में लिख देंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप ही के लिए फायदा है भाई। विश्वास करके केवल और केवल 30 मिनट, 30 मिनट आप हमको दीजिए। इसके बाद आप ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करिए। उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। जो पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उनको आप करिए। उसके बाद आप बताइए कि आपका जो प्रश्न है वो हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको मिल रहे हैं पेपर में इससे प्रश्न कि नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऐसे ही हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो ये जरूर करिए। उसके बाद आप विश्वास करिए, हमारे कहने से मत करिए बिल्कुल भी। तो देखिए, सारी चीजें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। बस ये आप फिगर बना लेंगे, आपको सिंधु नदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी से इसकी जो पंचनद नदियां हैं, पंचनद नदियों का जल जो है मिठानकोट में आके मिलता है, हमने आपको बताया था, पाकिस्तान पे। वहीं से इसकी जो पंचनद नदी है, एक हो जाएगी झेलम, ये भी यहाँ पे आके मिलेगी। झेलम के बाद हो जाएगी रावी, व्यास, सतलज और रावी, व्यास, सतलज और चेनाब, है ना। 5 नदी हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियों को हमने इसको पढ़ना है। हिमालय नदी तंत्र पढ़ रहे हैं अभी। हिमालय नदी तंत्र में हम लोग 3 तंत्र पढ़ेंगे। 3 तंत्र में हम लोग पहले पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, है ना। ये दिख नहीं रहा, चलिए अब दिख रहा है। नदियां, इनको पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। देखिए, हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है हमने, गंगा नदी तंत्र पढ़ना है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ये हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हिमालय नदियों के अंतर्गत। हमने आपको बताया था हिमालय नदियों में। और चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय नदियों के अंतर्गत हमें पढ़ना है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां थी उसमें हमने सबसे पहले, देखिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पीछे की चीजों को। सबसे पहले हमने जाना युवा, प्रौढ़ा, वृद्धा नदियों की अवस्था, अक्षय, अपर्दन, निक्षेपण क्या होता है, सारी चीजें बताई। उसके बाद हमने जाना कि हिमालयी नदियां क्या होती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या होती हैं। हिमालयी नदियां ग्लेशियर से सदाबहार हमेशा रहने वाली, लंबा इनका जो है क्या होता है, नदी तंत्र होता है, डेल्टा बड़ा बनाती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं, हमेशा सदाबहार रहती हैं, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनका जो उत्पत्ति हुई है, कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियां भी हम कह सकते हैं हिमालय नदियों को, और इनको अनुवर्ती नदियां बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में हमने हमने आपको बताया, इससे एक ही प्रश्न याद रखिएगा कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियां, ठीक है। पूर्ववर्ती अभी हमने पढ़ रखी है, हेडिंग आपको थंबनेल पे मिली गई होगी। तो वो सारी चीजें हो गई हमारी, कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं वो नदियां हमेशा सदाबहार नहीं रहती हैं, ठीक है। बारिश के पानी पर वो कह सकते हैं निर्भर रहती हैं, और डेल्टा का निर्माण करते हैं, छोटे मोटे डेल्टा का निर्माण करते हैं, ज़्यादा बड़े डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। अगर डेल्टा का निर्माण आपको देखना ही है कि हिमालय नदियाँ कितने बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी, ठीक है। अच्छा सा उदाहरण है आपके लिए। तो चलिए, आज सिंधु नदी हम आपको बताते हैं कि आपको पॉइंट कैसे अपनी कॉपी में लिखने हैं, आप लिखिएगा, नहीं तो चलिए हम भी लिखते हैं साथ में। देखिए, पहला तो होगा, इसको साफ करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए पढ़ते हैं आज हम सिंधु नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? सिंधु नदी पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी। चलिए इसी में लिखिएगा। सबसे पहले तो आप इसकी उत्पत्ति लिख लेंगे, ठीक है। हम आपको बताएंगे उत्पत्ति हो जाएगी। उत्पत्ति कहाँ होगी? बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हो गई। पुराना नाम हिंडन हो जाएगा, पुराना नाम हिंडन हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यार, एक चीज नहीं फिर गड़बड़ा जाएगा यार। उत्पत्ति लिख लीजिएगा, मानसरोवर झील, बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील से, ठीक है। मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति होती है। अब आप पूरा पॉइंट अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखिएगा, कैलाश तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप स्थित बोखरचू हिमनद की मानसरोवर झील से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। चलिए अगला लिखिएगा, यह चलिए लिखिएगा पुराना नाम सिंधु का, पुराना नाम इसका क्या है? हिंडन हो जाएगा। पुराना नाम हिंडन नदी। चलिए अगला क्या बात करेंगे इसकी? अगला पॉइंट लिखिएगा, सिंधु नदी को तिब्बत में, हमने आपको क्या बताया कि तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको शेरमुख क्या बोलते हैं? शेरमुख या सिंगी खम्बान बोलते हैं, ठीक है। शेरमुख या सिंगी खम्बान बोलते हैं, कहते हैं या बोलते हैं, बात हुई होगी। चलिए एक ये हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह दमचौक नामक स्थान से, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। आप भी साथ साथ लिखेंगे तो आपको बोरियत फील नहीं होगी, है ना। वरना ऐसे तो फिर आप रिवाइज करते रहिए पीछे अगर आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। वह लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। प्रवाहित मतलब इन दोनों के बीच में बहती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला लिख लीजिएगा, इसके किनारे, इसके किनारे दाएं तट पर, इसके दाएं किनारे, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, इसके दाएं किनारे पर लेह नामक शहर स्थित है, ठीक है। इसके दाएं किनारे पर लेह स्थित है, लेह स्थित है। चलिए दिख रहे हैं यहां तक आपको पॉइंट जी। चलिए एक आधा पॉइंट और नीचे लिखते हैं इसके। अभी क्या हुआ, नदी ऐसे निकली है ना, इसकी पूरी पीछे वाली बात हमने पूरी कर ली है। अब आगे वाली बात करते हैं, क्योंकि ये भारत में प्रवेश कर चुकी है। भारत से इसको निकालते हैं। लिखिएगा, यह चिल्हड़ नामक स्थान से, चिल्हड़ नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चलिए यहां तक आप लिखिए, हम इसको साफ करने के लिए व्यवस्था करते हैं इसकी। मम्मी साफ करे खातिर लाओ।
चलिए हो गया, चिल्हर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये ऊपर वाला आपने इसकी उत्पत्ति लिख ली होगी। चलिए चिल्लर नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। आगे लिखिएगा, यह चिल्लर से भारत से बाहर जाती है। ठीक है, चिल्लर से भारत से बाहर जाती है, बाहर निकलती है, कैसे भी वो बना के पूछे, आपको समझना ही है। लिखिएगा, सिंधु नदी विश्व के सबसे गहरे गार्ज बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि यह बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। चलिए अगला क्या लिखेंगे, यह अटक से मैदानी भागों में आती है। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे हम लोग, यह अटक से मैदानी भागों में आती है। मैदानी भागों में आती है। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे आप, अटक से मैदानी भागों में आती है। चलिए अगला लिख लीजिएगा आप, पाकिस्तान का कराची भी इसी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का कराची शहर भी इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी के किनारे स्थित है, इसी के किनारे स्थित है। चलिए ठीक है भाई, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, हम खुद ही सारी चीज़ें बोलते हुए जा रहे हैं। आप अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, एक आपके अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे। बाकी आपको मिलेंगी चीज़ें बिल्कुल, लेकिन फ्री में आप सोच रहे हो इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाए तो ये शायद मुश्किल होगा। देखिए जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे ना, फिर आपको आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर आपको देखना ही नहीं कहीं है। एक आधा पॉइंट मिस हो जाता आप दूसरी जगह से देख के कॉपी में अपने नोट करते रहिए। पाकिस्तान का कराची शहर भी इसी के किनारे स्थित है। लिखिएगा, सिंधु प्लस इसकी पंचनद नदियों का संयुक्त जल पंचनद नदियों का संयुक्त जल मिठानकोट में आके मिलता है। ठीक है, मिठानकोट में आके मिलता है। मिठानकोट में आके मिलता है। चलिए हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी पंचनद नदियों का जल मिठानकोट में आके मिलता है। उसके बाद ये अरब सागर में नदी गिर जाएगी, यहाँ से नदी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जैसे पूछ लेगा कि सिंधु जल समझौता भी है एक हमारा, तो सिंधु जल समझौते में याद रखिएगा 19 सितंबर 1960 को हुआ था सिंधु जल समझौता। एक अलग से टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसी चैनल पे आप देख लीजिएगा पूरा विस्तार से। उसमें होता क्या है, चलिए ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे का बताते हैं। चलिए जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आधा पॉइंट अगर आप और लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। ठीक है, अभी चेनाब को जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा रहेगा, चेनाब नदी है। ठीक है साथी, चलिए सिंधु नदी तो पूरा समाप्त हुआ। अब इस पे जो एक चीज और समझनी बाकी है, सिंधु जल समझौता, उसको भी इसी वक्त समझते फिर खत्म करेंगे इसको। चलो करते फिर जल्दी से। अगर आपको ये लिखना लगता है कि टाइम वेस्ट है तो आप कह दीजिए, हम केवल चीजें बोल देंगे, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, समय बचेगा दोनों लोगों का, है ना। चलिए देखिए समझिएगा, कल जैसे हमने क्या किया था,
ठीक है, ये हमारा भारत का है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ड्राइंग हमारी इतनी अच्छी है नहीं, और हम ले रखे हैं आर्ट सब्जेक्ट, ठीक ना। आर्ट इतना अच्छा नहीं है लेकिन ले रखे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी की उत्पत्ति यहाँ से होती है, या उत्तर पश्चिम की ओर गति करते हुए ऐसे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो होता क्या है, यह नदी, पूरी नदी देखिए भारत से गुजर रही है ना। इसकी जितनी भी नदियां हैं, अभी जब हम पढ़ेंगे कौन सी, झेलम नदी, तो झेलम नदी की भी उत्पत्ति यहीं से होगी, शेषनाग झील से, वेरीनाग शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर से इसकी उत्पत्ति होगी। और यह भी भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में जाती है, मिठानकोट में इसका संयुक्त जल होगा। अगर उसके बाद बात करें हम किसकी, चेनाब नदी की, तो हिमाचल प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है, बाड़ालाचा दर्रे से। अगर उसके बाद हम बात करें, ये हो गई हमारी झेलम, लिख लीजिएगा झेलम, और ये हो गई हमारी चेनाब, समझिएगा चीजों को। चेनाब के बाद हम बात करेंगे रावी नदी की, ठीक है, यहीं से रावी की है हमारी, रोहतांग दर्रे से। रावी के बाद व्यास, व्यास कुंड से, और उसके बाद सतलज, ठीक है, राकस्तान झील से, सतलज, इनकी उत्पत्ति होगी। और ये सारी नदियां जाके इधर ही मिलेंगी। तो ये नदी होता क्या है, पाकिस्तान, भारत से पूरा प्रवेश करते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है। तो पाकिस्तान को होता है कि इसको चुलबुली मचा करती है ना, ये कुछ ना कुछ दंगे किया करता है, सोचता है मैटर ये करता ही रहता है। तो इसने क्या किया भाई, जो है ये गया सर्वोच्च, जो विश्व का अपना है सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर गया। तो उसने क्या कहा कि इन नदियों का जो पानी है वह भारत रोक लेता है ना। इन नदियों का जो पूरा पानी है भारत पाकिस्तान तक आने नहीं देता, उसमें इसने बांध बना रखे हैं। तो इसको भाई अब गया है वहां तक, तो फिर इसका समझौता होगा। और इसका समझौता ऐसे होता है कि देखिए, भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। लिखिएगा सिंधु जल समझौता, समझिएगा सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, ये लिखा दिख रहा जी, सिंधु जल समझौता, इसको आप देखिएगा जरा सा, सिंधु जल समझौता, ये समझ गया है ना। सारी नदियों का पानी पाकिस्तान आ रहा है। तो होता क्या है, इसमें ये कहा जाता है कि भारत की तरफ से कौन रहेगा, और मध्यस्थता किसने की थी, और पाकिस्तान से कौन रहेगा, ठीक है, तीन चीजें होंगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैटर है तो भारत पाकिस्तान ही रहेगा। इसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू जी। इधर से मध्यस्थता विश्व बैंक करता है, कौन करता है, विश्व बैंक। और इधर से अयूब खान, कौन रहता है, अयूब खान, पाकिस्तान की ओर से। इसमें ये होता है सिंधु, इसमें सिंधु जल समझौते में कि आप सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, तीन नदियां हो गई। इन तीनों नदियों का पानी जो पाकिस्तान है वह 80% पानी यूज करेगा, ठीक है, 80% पानी यूज करेगा। भारत जो है 20% यूज करेगा, है ना। कोई भी चीज 100% होती है, भारत जो है 20%। कब हुआ तो लिख लीजिएगा 19 सितंबर 1960 को यह समझौता होता है। कब, 19 सितंबर, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 19 सितंबर 1960 को। तीन ये हो गई, तीन नदियां बचेंगी हमारी, कौन कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, रावी, व्यास, सतलज। इन तीनों का जो पानी है वो भारत 80% यूज करेगा, और पाकिस्तान जो है 20%, ठीक है, पाकिस्तान कितना करेगा, 20% करेगा। खत्म हो गया सिंधु जल समझौता। समझ में आ गया ना पूरी चीजें कि कैसे क्या हुआ। ये फिगर आप जरूर याद रखेंगे, है ना, क्योंकि चीजें हमें जो फिगर से होती है वो ज्यादा समझ में आती हैं। ऐसे क्या है, लिखनी तो बहुत सारी चीजें हमने अपनी कॉपियों में लिख रखी हैं, है ना, लेकिन लिखने से भला होने वाला है नहीं हमारा। चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए समझने की, क्योंकि उसी से हमारा भला होने वाला है। चलिए ये समझ लीजिएगा, इसको कॉपी में आप नोट करिएगा। 10 मिनट अभी और है, उसके बाद हम खत्म करते हैं झेलम नदी। सिंधु की दूसरी सहायक है झेलम नदी। चलिए झेलम नदी हेडिंग लगा लीजिएगा। एक एक नदी इसी तरीके की खत्म करेंगे। आप 30 मिनट हमको दीजिएगा बस, 30 मिनट से ज्यादा हम आपका लेंगे नहीं, है ना। उसी 30 मिनट में आप खुद देखिएगा कितना बदलाव धीरे धीरे हमारे अंदर आता जाएगा। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा झेलम नदी। झेलम नदी, चलिए पढ़ते हैं। झेलम सिंधु की दूसरी सहायक है, सिंधु की प्रथम सहायक इसमें लिखिएगा झेलम नदी, लिखिएगा पुराना नाम रवितस्ता,
पुराना नाम इसका होगा रवि तस्ता, रवि तस्ता। चलिए दिख रहा है जी, ठीक है। झेलम नदी पुराना नाम इसका हो जाएगा, पुराना नाम क्या हो जाएगा, रवि तस्ता। चलिए शुरुआत करते हैं झेलम नदी की। देखिए झेलम नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं, सबको पता है कि इसकी 15 नदियों में झेलम नदी आती है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न बनेगा साधारण सा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो लिखिएगा शेषनाग झील से। कहाँ से, शेषनाग झील से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद यह जो है बढ़ती हुई है, तो यह उसके बाद अगला पॉइंट नोट करिएगा कि अनंतनाग से बारामूला तक यह नदी नौकागम्य है। अनंतनाग से बारामूला तक यह नदी नौकागम्य है। गोखुर झील का निर्माण करती है। डल झील भी इसी के किनारे स्थित है। गोखुर झील और डल झील दोनों इसके किनारे स्थित है। अगला है, यह भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है भारत व पाकिस्तान की, तो साथियों कौन सी नदी है, वह झेलम नदी है। पुराना नाम रवि तस्ता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें साधारण सा बनेगा कि कश्मीर किसके किनारे स्थित है, तो कश्मीर हमारा झेलम नदी के किनारे स्थित है और झेलम नदी के किनारे हमारा कश्मीर स्थित है। अगला प्रश्न बन जाएगा, हमने आपको बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत व पाकिस्तान की, और इसी की सीमा पर स्थित है, इसी नदी पर मंगला बांध। कौन सा बांध स्थित है, मंगला बांध स्थित है। अगला हो जाएगा इसकी सहायक नदियां झेलम की, तो झेलम की सहायक नदियां किशन गंगा है, सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। किशन गंगा नदी को ही हम नीलम नदी के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद तुलबुल भी एक इसकी सहायक नदी है। तो खत्म हो गई झेलम नदी। 4-5 पॉइंट है, इससे बाहर आपका बनेगा नहीं प्रश्न। तो आप कहें तो हम सारी चीजें लिख देते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करिएगा। चलिए उत्पत्ति, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। अगला लिखिएगा, यह नदी पीर पंजाल पर्वत को काटकर, पीर पंजाल पर्वत को काटकर कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर है, ठीक है। शेषनाग झील लिख लीजिएगा आप, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी का निर्माण करते हैं, ठीक है साथियों। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। अगला लिख लीजिएगा, यह अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। अगला लिख लीजिएगा, यह नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, पाकिस्तान की सीमा बनाती है। लिखिएगा, भारत व पाकिस्तान की सीमा पर मंगला बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है, मंगला बांध स्थित है, मंगला बांध स्थित है, ठीक है। अगला लिख लीजिएगा, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में हम क्या बोलते हैं, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी सहायक
इसी की दूसरी सहायक तुलबुल नदी है। कौन सी है साथियों? तुलबुल है, तुलबुल नदी है। अभी इन पर जो स्थित परियोजनाएं हैं उनकी भी बात करेंगे, तो जल्दी से आप ये नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया खत्म। चलिए अब इसी में लिखते हैं कि यह गोकुल झील का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वुलर झील। ठीक है, यह वुलर झील का निर्माण करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं गोकुल झील। लिखिएगा वुलर झील। गोकुल झील क्यों कहा गया? क्योंकि जो खुर होता है ना, जिस भैंस का खुर होता है, वो उस आकार की यह झील है। यह गोकुल वुलर झील या गोकुल झील का निर्माण करती है। ठीक है, गोकुल झील का निर्माण करती है। लिखिएगा गोकुल झील, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। उसके बाद आकार के और ऐसे लिखिएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और आकार के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील भी इसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला लिखिएगा श्रीनगर। श्रीनगर भी झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, झेलम के किनारे स्थित है, झेलम के किनारे स्थित है। और इस श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अशोक ने इसकी स्थापना की थी। अगला लिख लीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी झील है आकार के आधार पर, और आकार के आधार पर पहली सबसे बड़ी झील तो वह चिल्का झील हो जाएगी। ठीक, उड़ीसा में सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील हो जाएगी। झींगा मछली के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है चिल्का झील, याद रखिएगा। चलिए हो गया। अब अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा कि यह चेनाब में मिल जाती है और संगम कहलाती है। ठीक है, यह नदी चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, झेलम नदी भी समाप्त हो गई। 2 दिन हुए हैं क्लास को, हुए 2 दिन हमने क्लास की इसकी, और 2 दिन में हमने पूरा सिंधु नदी और झेलम नदी पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज उसका रिवीजन भी किया, तो उस पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और झेलम नदी भी समाप्त हो गई। कल हमारा इसकी 55 नदियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है। उसके बाद से फिर हम आ जाएंगे गंगा नदी तंत्र में, उसको पूरा समाप्त करेंगे। तो चलिए फिर, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आगे भी बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।